अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं यूनान में कश्ती हादसे में मरने वाले पाकिस्तानियों और ह्यूमन स्मगलिंग की। 38 पाकिस्तानियों की जिंदगी की उम्मीद यूनान के समुंदर में डूब गई। यूनान के समुंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म कर दिया गया, जहां 83 से ज़ायद पाकिस्तानी डूब गए थे। 38 पाकिस्तानियों में से सिर्फ 7 की लाशें मिल सकी हैं। यूनान कश्ती हादसे के शिकार सुफियान नामी नौजवान के घर में सफ़े मातम बिछ गई। इसी हवाले से बता रहे हैं सियालकोट में मौजूद हमारे नुमाइंदे नदीम अता गौरी, उनसे जानते हैं। जी कहिएगा, आप तक की क्या इत्तला? अरे बिल्कुल, मैं इस वक्त सियालकोट की तहसील पसूर के इलाका ऊंचा जजा में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुफियान नामी वो लड़का जो कि पाकिस्तान से यूनान डंकी लगा कर गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी जाँ बहक होने की इत्तला मिल रही है। मेरे साथ सुफियान के वालिद मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। सुफियान कब गया था यहाँ से? 2 महीने बोलो। सुफियान की एज कितनी है सर? 19-20 साल। 19-20 साल। तो जो एजेंट था उससे क्या बात हुई थी, कहाँ से लेके कहाँ तक लेके जाएगा? यूनान ही लेकर जाना, लीबिया से यूनान। आपको कब इत्तला मिली कि सुफियान जहाँ बहक हो चुका है? आज से 2-3 दिन पहले। इनके वालिद का यही कहना है, हमारी अपील तो है, अगर हमारे बच्चे की डेड बॉडी हम तक पहुँचा दी जाए तो हम हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर होंगे। जी। और नाजरीन, लाहौर के करीब कामोकी के नवाही गांव वहांडो का नौजवान अली हैदर भी यूनान के समंदरों में कश्ती हादसे का शिकार हुआ। कामोकी से नुमाइंदा सुनो न्यूज़ राना जफर हमें बता रहे हैं, वहां उनके घर में हर फर्द सोगवार है। इस वक्त कामोकी के नवाही गांव तफनाला में मौजूद हैं और हमारे साथ वो बदनसीब बाप और चचा मौजूद हैं जिनका बेटा सुहाने ख्वाब लेकर यूनान की तरफ जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो हादसे का शिकार हो गया। उनके चचा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानने की कोशिश कर। जी, हमारा बेटा अली हैदर जो 1 दिसंबर को गया था यहाँ की यूनान जाने के लिए, और वो कश्ती हादसे का शिकार हो चुका है। और दूसरा बेटा हमारा लीबिया में अरेस्ट हुआ है। हमारी गवर्नमेंट की अपील है कि हमारी दादरसी की जाए और हमारा बच्चा जो लापता है हम तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, उनका हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि खुदारा इन नौजवान जो हैं इनके लिए कोई सहूलियात फराहम की जाएँ, और उसके अलावा जो ये लोग ये धंधा कर रहे हैं, मौत का धंधा खेल रहे हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मासूम पाकिस्तानियों को झांसा देकर गैर कानूनी तरीक़ों से बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत यूनान में कश्ती उलटने के हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास भी हुआ। और शहबाज शरीफ ने 2023 के कश्ती हादसे के बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार भी किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने सुस्त रवि में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत भी कर दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नईम जंजुआ, नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद हैं, जबकि हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर अहमद शेख साहब ने, साबिक एडिशनल डायरेक्टर AHTC हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले नईम जंजुआ, आपकी जानिब आऊँगी, क्या इतलात मिली है? अब तक कितने पाकिस्तानी हैं जिनकी तलाश हो चुकी है और कितनों की भी तलाश जारी है? कितनों की शनाख्त हो चुकी है? अच्छा, जिस तरह आप बता रहे थे कि 38 पाकिस्तानी हैं जिनके जो लापता थे, और उसमें से कुछ मंडी बाउदीन के हैं, कामोकी के हैं, सियालकोट के हैं, 7 के करीब जो है वो शनाख्त हो चुकी है। और इस पे FIA का मौक़िफ़ है कि अभी हम मज़ीद जो है वो इस पे तहकीकात भी कर रहे हैं और लोगों के कवायद भी जमा कर रहे हैं। असल बात यह है कि जिस तरह पहले 1-1.5 साल पहले भी एक वाक़या हुआ था और उसमें तकरीबन 200 पाकिस्तानी जो थे वो लुक़्मा अजल हुए थे। उसके बाद बड़ी बातें की गई FIA की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, और कहा गया कि इसके ऊपर सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। और फिर कुछ सिफारिशात दी थी जो इंतहाई सख्त थी। उसमें यह कहा गया था कि इंसानी स्मगलिंग को एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म करार दिया जाए और जो मुतासर होते हैं लोग उनको मुल्ज़िम ना बनाया जाए इसमें। लेकिन FIA जो है वो उसने इस हवाले से सिर्फ बातें ही की हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जो डंकी लगाने वाले लोग हैं 90 से 95 लाख रुपया ये देते हैं एक एजेंट को। और अगर हम FIA की कार्रवाई की जो रिपोर्ट वो उन्होंने फराहम की या मुरतब की है उसके हवाले से देखें तो वो कहते हैं कि 281 मुकदमात दर्ज किए गए हैं इस साल में, और रिकवरी 2 जगह वो लिखते हैं कि 24,25,000 एक और 8 करोड़ 53 लाख एक रिकवरी हुई है। अब एक गुजरांवाला का कबड्डी प्लेयर है, उसके हवाले से मेरे पास कुछ वीडियोस हैं जो दिखा नहीं सकते, इतनी इस किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता है, उनके कान काटे गए हैं और वो घर वालों को वीडियोस भेजी जाती है। 95 लाख रुपया मजीद उनसे मांगा जा रहा है, 90 लाख रुपया उन्होंने पहले दिया था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो
3 से 4 केसेस ही ऐसे होंगे कि जो 5 करोड़ 6 करोड़ FIA दावा करता है कि उन्होंने रिकवरी की है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इसमें इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। 10 के करीब टोटल वाकयात इस तरह के हो चुके हैं, जिसमें से 2 यूनान और 1 लीबिया के करीब कश्ती डूबने के वाकयात हुए थे। इसको सीरियस नहीं लिया गया, सिर्फ बातें की जाती हैं। अब ये वाकया हुआ है, इसमें बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की जाएंगी जो मीडिया पे भी आएंगी, लेकिन उस पर अमल दरामद हमें ना पिछली दफा नजर आया और इस दफा भी हो सकता है कि ऐसा ही किया जाए। इसको सीरियस लेने की जरूरत है। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको सीरियस लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अच्छा जुबैर अहमद शेख साहब, आपकी जानिब हम आएंगे। अब ये कैसे मुमकिन है कि फैसलाबाद से एक शख्स चलता है, वो मिस्र पहुंचता है, मिस्र से लीबिया जाता है, लीबिया से यूनान जाता है और वहाँ पर कश्ती हादसे का शिकार हो जाती है। उसके बाद ये तमाम के तमाम लोग जो चंद लापता हो जाते हैं और कुछ जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। तो इतना सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ पर बैठे हुए इदारों को क्यों नहीं पता चल पाता और इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है? सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करूंगा उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ, उनके बहन भाइयों के साथ एक नागहानी हादसा हुआ है और इस हादसे की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने सवाल किया, तो उसमें ज़रूरी बात यह है कि जितने भी प्रीवियसली लोग जो नॉमिनेट हुए थे या जब लड़के बच्चे फौत हुए थे, उनके साथ वाले बच्चे जो जिंदा आए थे, उन्हें आके बताया था कि हमें फलां ने भिजवाया था। तो एक बड़ा सीधा सा प्रोसीजर है कि वो जो फलां बंदे थे जिन्होंने भिजवाया था वो अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुए, और अगर अरेस्ट हुए हैं तो उनसे जो रिकवरी, जैसे अभी नईम साहब ने बताया, रिकवरी कम है, तो फिर इतने पैसे लेकर उनकी जायदाद क्यों नहीं जब्त की गई, उनकी गाड़ियां, उनके जितने एसेट थे वो जब्त किए जाना चाहिए थे, ताकि उनको ये क्लियर कट मैसेज जाए कि गवर्नमेंट इस काम को ख़त्म करना चाहती है। और आप दोबारा जब ये हुआ है तो अभी भी ये वक्त है कि जो लोग हो रहे हैं, जो किसी तरह भी इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, ज़ाहिर है पैसा दिया जाता है, किसी बैंक में दिया जाता है या किसी रिसीट के थ्रू दिया जाता है, या दरमियान में कोई मिनी एजेंट होता है, आपके गांव का कोई बंदा होता है जो आके तारुफ कराता है कि फलां एजेंट के तुम बाहर चले जाओ। तो ये कुछ छुपी ढकी बात नहीं है, बंदे नॉमिनेट है। सिर्फ फर्क यहाँ पर ये आ रहा है कि FIA की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। FIA की स्ट्रेंथ को फौरी तौर पर बढ़ाया जाए। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, मेरी रिकमेंडेशन अभी भी है, मैं अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ कि खुदारा वहाँ पर किसी डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर को बिठाया जाए। इसका मतलब नहीं है कि ऑफिसर वहाँ जाकर बैठे और खुद लाहौर में बैठा और वहाँ एक ऑफिस खुलाओ, वहाँ अपनी प्रेजेंस रखें, उनको स्टाफ दिया जाए और कंडक्ट किए जाए रेड, ज़्यादा से ज़्यादा रेड कंडक्ट किए जाए, और जिस बंदे का नाम आता है वो फिर उसको पता चले कि मैंने कोई गलत काम किया। और जैसे कि आपने कहा कि बंदे डिडक्ट हो चुके हैं, और जैसे कि अमरीकी इदारे के मुताबिक इंसानी ट्रैफिकिंग जिन कारोबार में मुलवस हैं, कारोबारी मराकज़ भी हैं, यहाँ ताने बाने भी जुड़ते हैं, ग्रुप्स भी हैं, पता भी चल चुका है, रकम की मुंतकिली भी होती है, और ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। तो जब बंदे डिडक्ट हैं तो फिर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती, कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती, ताकि आगे ऐसे नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके? मैं बिल्कुल आपकी बात से मुतफिक हूँ, बिल्कुल ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने जैसा कि कहा कि FIA की स्ट्रेंथ सामने, FIA की सपोर्ट में FIA को सपोर्ट फुल मिलनी चाहिए, लोकल पुलिस को उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, एक जॉइंट रेड होना चाहिए, जॉइंट वेंचर होना चाहिए। ऐसा ना समझा जाए कि ये फलां अदारे ने ये काम करना और वही करेगा ना, इसमें सबको इन्वॉल्व होकर एक टीम वर्क के थ्रू काम करना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया कि तमाम इदारे जो हैं वो मिलके काम करेंगे और मिलके जो रेड की जाएगी तो फिर इससे बचा जा सकता है। तो नहीं, आप ये बताइए ये तरीकाकार किस तरह से अपनाया जाता है, किस तरह से इन लोगों को झांसे में लेकर आगे रवाना किया जाता है, कितने लोग, कितने ग्रुप्स इसमें मुलविस होते हैं, और जो लोग वहाँ पर पकड़े गए हैं अब उनका क्या होगा, वो किस तरह से वापस आएंगे? अच्छा, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ जगह भी हैं। जिस तरह फैसलाबाद से फिर पहले तुर्की का हम सुनते थे कि तुर्की से यूनान भी जाते थे, फिर लीबिया से यूनान, इसी तरह मुख्तलिफ रूट्स होते हैं। ईरान के जरिए जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पैदल काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। और अक्सर तो हमने ये सुना है कि इस सफ़र में इतना तवील सफ़र होता है और कठिन होता है कि रास्ते में ही कई ऐसे नौजवान होते हैं जिनकी मौत वाक़या हो जाती है और उनको बुरे तरीके से वहीं पे छोड़ दिया जाता है, उनकी लाशें वहीं पे फेंक दी जाती हैं, वो बाद में बरामद होती हैं। या जो तरीक़ाकार है यहाँ पे लोकल लेवल पे, गुजरात में हमने ये ज़्यादा काम देखा, गुजरांवाला में ज़्यादा देखा कि जो छोटे छोटे से ऑफिस खोल के एजेंट्स बैठे होते हैं, उनके पास किसी गाँव का या कोई भी ऐसा अपने नौजवानों को लेके आता है और बताता है कि इन्होंने इस तरीके से बाहर जाना है, फिर वो रकम वहां पे देते हैं। 95 लाख रुपया रेट जो है वो यूनान का अभी इस वक्त चल रहा है, 95 से 90 लाख रुपया वो उधर अदा किया जाता है। फिर उसके बाद उनको यहाँ से लिया जाता है, मुख्तलिफ बोट्स के जरिए समुद्र पार करवाए जाते हैं, फिर उसके बाद यूनान, तुर्की या लीबिया जहाँ से इन्होंने क्रॉस करना, वहां से
वो क्रॉस करते हैं। अब जिस तरह जुबैर शेख साहब ने कहा कि होना चाहिए, ये 10 वाकयात हो चुके हैं, हमेशा हम यही सुनते हैं कि अब ये होना चाहिए और अब ये होगा, नहीं हो रहा। मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि गुजरांवाला से आज की कुछ फुटेजेस मेरे पास आई हैं। एक कबड्डी का प्लेयर भी है गुजरांवाला का, नामी ग्रामी, वो उसने भी 90 लाख रुपया दिया इसी तरीके से, और वो वहां पे चले गए। ईरान में इस वक्त वो मौजूद थे, वहां पे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और फिर वो जो तशद्दुद की जो वीडियोस थी उनके घर वालों को भेजी गई और उनको ब्लैकमेल करके उनसे मजीद पैसों का तकाजा भी किया जाता रहा है। और ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह के बहुत से वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं। और ये पहले ऐसी ग्रुप नहीं है जो कि वहाँ जाके जाँ बहक हो गया, बल्कि बहुत से इतलात के मुताबिक तो पिछले 1 साल के दौरान 262 लोग यूनान में इसी जगह पर जो जितना पाकिस्तान वो जाँ बहक हो चुके हैं इन हादसात में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नईम जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे। जुबैर अहमद शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये कलमिया है कि एक के बाद एक वाकया होता है लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं हो पाती। जैसे कि नईम जंजुआ ने भी बताया 10 वाकयात हो चुके हैं, मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, लेकिन कोई ठोस इसके हवाले से कार्रवाई नहीं की जाती है। और जी कहा यही जाता है कि एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। अभी इस वाक़े के बाद भी यकीन दहानी तो करवाई गई है, कार्रवाई होगी। लेट्स सी कि कार्रवाई होती है नहीं होती है, ताकि आगे आने वाले हालात में ऐसे वाकयात से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं जी। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक दूसरे पर कड़ी तनकीद के बाद PTI से हुकूमती मुज़ाकरात कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर बानी PTI के सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक के बयानात के बाद मुज़ाकरात के हवाले से जो मतला है वो काफ़ी साफ नज़र आना शुरू हो चुका है। एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने मुज़ाकरात के लिए सहूलत कारी की पेशकश कर दी है, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI ने एक कदम आगे बढ़ाया है। हम इससे सराहते हैं और हम मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनेगी। इसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली का ऑफिस बेहतरीन फोरम है, मगर PTI ने ताहाल के जरिए कोई पैगाम नहीं भिजवाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का एक वीडियो पैगाम भी सामने आया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने यह पेशकश भी कर दिया है कि मेरा घर और मेरा ऑफिस जो है वो इन मुज़ाकरात के लिए हाजिर है। तो अब देखते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं, और उससे पहले इनका शुरू हो जाना वो बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन के लिए मारूफ तजज़ियाकार ज़ाहिद गशकोरी साहब ने। ज़ाहिद गशकोरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा ऐसे क्यों लग रहा है कि इस दफ़ा जो मुज़ाकरात हैं उसमें दोनों जानिब से कुछ संजीदगी नज़र आ रही है, और आपके ख्याल में इस दफ़ा मुज़ाकरात जब अगर शुरू हो जाते हैं तो उसमें कामयाबी के कितने चांसेस हैं? देखिए, ये कई महीनों से कोशिश हो रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतवातिर एहतजाज की जो सियासत है वो एहतजाज कर रही थी। ज़ाहिर है उनकी जो टॉप लीडरशिप है 9 मई के वाक़यात के बाद उन पर काफ़ी मुश्किल वक्त है। उनके अब सैकड़ों जो आपको पता है जो वर्कर्स हैं वो जेलों में हैं, और इनको कई फ्रंट पर चैलेंजेस का सामना रहा है। एक तरफ तो वो हुकूमत से या कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ से रिलीफ चाहते हैं, दूसरी तरफ वो निगोशिएशन टेबल पे नहीं बैठना चाहते। उनको लगता था कि एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्टअप करेंगे, डी चौक पे एक धावा बोल देंगे और शायद गवर्नमेंट और अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा तो शायद हो नहीं सका। अब उनको अल्टीमेटली ये निगोशिएशन टेबल पे वो चाहते हैं कि बातचीत करें ताकि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। और सुप्रीम कोर्ट से भी ये इंडिकेशन आया था कि जो 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है मिलिट्री कोर्ट में, उनके फैसले सुनाए जाएं और किसी हद तक रिलीफ जहां दिया जा सकता है रिलीफ दिया जाए। तो ज़ाहिद साहब, अभी जो है वो ये नज़र आ रहा है और दोनों तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इस दफ़ा जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं वो गैर मशरूत मुज़ाकरात हैं, और अगर ये कंडीशंस के बगैर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो PTI को इन मुज़ाकरात से क्या हासिल होता हुआ नजर आ रहा है? PTI की तो 3 कंडीशंस हैं जो उन्होंने सामने रखती हुई हैं। आपको मालूम है, एक वो ये चाहते हैं उनकी जो तमाम वर्कर्स हैं उनको रिलीज़ करें, दूसरा ये चाहते हैं कि जो 2024 में उनका ये दावा रहा है, इल्ज़ाम रहा है कि इसमें काफ़ी हलकों में जो हैं वो फॉर्म 47 में कोई रद्द-बदल किया गया है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उस पर कमीशन बनना चाहिए। अब जो उनका एक और मुतालबा भी ऐड अप हुआ है कि डी चौक पे जो कुछ मुबैना हलाकतें हुई हैं इनकी तहकीकात हों, कमीशन बनाया जाए। तो आपके ख्याल में मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट इन मुतालबात को कैसा पूरा कर सकती है? ये तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम बाय वो करना चाहेंगे कि आगे लेके जाएं, और इकोनॉमी की सूरत हाल है और मुल्क के जो हालात हैं वो थोड़े बेहतर हों, और जो उनका जाहिद साहब अगर लग रहा है कि कंडीशन नहीं मानी जाएगी, एक कंडीशन ये भी थी बानी PTI की रिहाई का भी वो मुतालबा कर रहे थे, आपको लग रहा है कि PTI इससे भी हट जाएगी? और अगर हुकूमत इन मुतालबात को नहीं मानती है फिर सूरत हाल क्या होगी? सियासी कशीदगी बढ़ेगी या कम होती नजर आ रही है?
देखो मायम, ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है, यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की पूरी सियासत घूम रही है। एक तो वो उनको रिहाई शायद ना हो, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं या इस तरह के मैं एनालिसिस देख रहा होता हूँ कि बहुत रिहाई होने वाली है, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि आने वाले शायद आप 3 हफ्ते कह रहे हैं, उसमें 1-2 और केसेस के इम्पोर्टेंट केसेस हैं, उनके डिसीजन आने वाले हैं अदालतों से। 190 मिलियन पाउंड का केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके इर्द गिर्द पूरी PTI की सियासत भी घूम रही है। और जो एविडेंस अब तक रिकॉर्ड पे आया है, तो लगता है कि शायद इमरान खान उससे मुश्किल से ही बच पाएँ, हो सकता है कि ना ही बचें। और अगर उसमें सज़ा हो जाती है तो फिर उनकी रिहाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनके खिलाफ तो रियासत ने यहाँ पर एक इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन पे अहम मुकदमा जो है वो हुआ है, वो बहुत ही अहम है, क्योंकि खुद रियासत ने दर्ज करवाया है, जो कि डी चौक पे हुआ और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वहाँ पर शहीद हुए थे। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस है, वो भी, उसमें भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो उनको रिलीफ मिलना नियर फ्यूचर में या 3 महीने में, मुझे नहीं लगता है कि उनको रिलीफ मिले इतना कि वो जेल से बाहर आ जाएं। और दूसरा पॉइंट कि अगर एहतजाज जारी रहता है, हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जो मोमेंटम बनता जा रहा है, और JUIF के जो चीफ हैं मौलाना फजल रहमान, वो भी एक सियासी और कार्ड खेल रहे हैं। तो अब अगर ये मोमेंटम बनता है, लेकिन आने वाले 2 महीने के लिए शायद हुकूमत के पास वक्त है, और ये मोमेंटम सिर्फ मार्च में बन पाए या 15 फरवरी के पास बन जाए, उस वक्त तक काफ़ी चीज़ें ऐसी हो चुकी होंगी जो शायद PTI के हक में ना हों। यही नज़र आता है मुख्तलिफ केसेस में भी। और जो 9 मई के वाक़यात हैं, वो आने वाले 10 से 12 दिनों में तमाम उसके फैसले भी आ सकते हैं। तो ये मुश्किल वक्त ख़त्म होता दिखाई नहीं देता। आपके ख्याल में ये मुश्किल वक्त जो है PTI के लिए ख़त्म होता दिखाई नहीं देता? बहुत शुक्रिया आपका, ज़ाहिद हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात की ख्वाहिश तो बड़े लोगों की बड़े अरसे से चली आ रही, लेकिन ना तो ये मुज़ाकरात शुरू हुए और हैं। दोनों पार्टीज मुज़ाकरात की बात तो करती हैं कि जी अफ़ाम व तफ़हीम से मसले का हल होना चाहिए। जितनी सियासी नुमाइंदगान हैं वो ये बात तो करते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन ये भी है कि जो कमेटी बनाई गई है बानी चेयरमैन PTI की जानिब से, क्या उस कमेटी के पास मुज़ाकरात करने का मैंडेट भी है या नहीं, या क्या वो कोई डिसीजन ले भी सकते हैं, या दोबारा से उनको डियाला जेल जाना पड़ेगा और वहाँ से अगर कबूलियत या मकबूलियत होती है तो उसके बाद ही सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ होती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं जी। एक और अहम मामला जिस पर हमने बात करनी है, हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी गरीब की पहुँच से दूर होने लगी हैं। बेरोज़गारी और महंगाई की मारी आवाम की क़ुव्वत ख़रीद अब ख़त्म हो रही है, और ऐसे में हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस तो महंगी की ही, साथ में LPG की कीमतों में भी 10 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा कर दिया। और जिसके बाद LPG की सरकारी कीमत 254 रुपये फ़ी किलो हो गई है, मगर LPG माफिया 300 से 330 रुपये तक वसूल करने लग गया है। कीमतों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही ओगरा ने मुल्क भर के गैस सार्फिन पर नया बोझ डाल दिया। ओगरा ने सिंध और बलोचिस्तान के गैस सार्फिन के लिए कीमतों में औसत 25.78%, जबकि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गैस सार्फिन के लिए कीमतों में 8.71% इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा ने सुई सदरन का औसत टैरिफ 1,762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU और सुई नॉर्दर्न का औसत टैरिफ 1,778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करके फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा गैस कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। बेरोजगारी में इजाफा और बढ़ती गुर्बत से पिसी आवाम पर IMF ने शशमाही गैस टैरिफ के एडजस्टमेंट से मुतालिक शर्त आयद कर रखी है, और हुकूमत को आइंदा साल 15 फरवरी तक गैस की कीमतों की एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन करना होगा। जनवरी 2023 से अब तक हुकूमत घरेलू सार्फिन के लिए 3 बार गैस महंगी कर चुकी है। गुज़िश्ता 2 साल में गैस सार्फिन पर 953 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। साबिका इत्तेहादी हुकूमत में गैस की कीमतों में 1 बार, जबकि निगरान हुकूमत के मुख्तसर दौर में गैस 2 बार महंगी की गई। एक के बाद एक बोझ। एक तरफ तो घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी की जा रही है, तो दूसरी जानिब LPG माफिया भी सरगर्म है। मुल्क भर में बढ़ती हुई गैस लोड शेडिंग का फायदा उठाते हुए LPG माफिया ने भी मनमाना इजाफा कर दिया। फी किलो LPG की सरकारी कीमत 254 रुपए हो गई। लाहौर में LPG आम दुकानों में 310 रुपए फी किलो, जबकि कराची में 300 से 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जिससे सार्फिन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। तो लोगों का इस पे क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। अगर गैस आए तो वो 10-15 मिनट के लिए आ जाती है, फिर चली जाती है।
और बिल इतने आते हैं कि हैरान रह जाता है बंदा। सुबह के टाइम गैस नहीं होती, शाम के टाइम गैस नहीं होती, क्योंकि घर में खाना पकाना होता है। और अगर सिलेंडर में गैस भराएं तो एलपीजी भी इतनी महंगी कर दी है इन्होंने, 320 रुपए के गरीब बंदा कहाँ से पूरे करेगा। यहाँ पर सुबह 6 बजे आती है और 9 बजे तक गैस होती है, उसके बाद फिर 12 बजे आती है। गैस तो है नहीं तो ज़रूर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। फिर भाई गैस की कीमतों में तो इजाफा हो गया है, लेकिन गैस नहीं आती, लेकिन बिल जरूर आते हैं। अब अपने मीटर कटवाने पे मजबूर हो गए हैं, बात यहाँ तक आ गई है। कराची में नहीं गैस आ रही, बाहर लैन जाने हैं, बाहर भी बहुत महंगाई है, कुड़ी वहाँ परेशान हुई पई है। गैस यार बहुत ज्यादा महंगी है, सवारी किराया नहीं भरती, 320 रुपये किलो गैस है, गरीब दी अगे जान निकली पई है। यहाँ पे जो है ना गैस है ना कुछ है, हम लोग मजबूरन यहाँ पे आकर लकड़ी खरीद रहे हैं। थोड़ा गैस भी आवे, हालांकि बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं है यार, बहुत मुश्किलात है। हम लोग इधर धूप में बैठा हुआ है, गैस नहीं है यार, घर में बच्चे सारा बीमार पड़ा हुआ है। हाँ, 1 महीने से गैस नहीं आ रही, हम लकड़ी के चूल्हे पे हांडी पकाते, रोटी पकाते। सुबह घर में जाओ तो गैस नहीं होती, शाम को जाओ तो गैस नहीं होती, और बिल माशाल्लाह से इतने अच्छे आते हैं गैसों के, वो भी पे कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को किसी चीज का एहसास नहीं है। दिन रात में गैस नहीं आती, अब 2 किलो सिलेंडर डलवाते हैं, 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है। मैं लकड़ियाँ जला रहा हूँ, सुबह से शाम तक गैस आती नहीं है, बिल इतने आते हैं कि हम भर नहीं पाते। बच्चे नाश्ता कहाँ से करेंगे? सुबह 6 बजे से 6:30 बजे, आधे घंटे की नहीं गैस आती है, बस क्या करें, होटलबाजी करें या गैस सिलेंडर भरवाएं, एक ही काम कर सकते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब अहमद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, गर्मियों में हम देखते हैं कि बिजली महंगी हो जाती है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं गैस महंगी हो जाती है, तो ये हुकूमत की पॉलिसी क्या है, आवाम को आखिर रिलीफ कब मिलेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो हुकूमत की पॉलिसी है ना, मैं उसका बिल्कुल आपको बिल्कुल मुख्तसर तरीन खुलासा बता देता हूँ, क्योंकि शायद आपके पास वक्त ना हो। उनका प्रॉब्लम ये है कि आपने गुज़िश्ता दिनों देखा है ना कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं और दीगर जो लोग हैं, उनकी जो सैलरीज हैं उनमें कोई गालबन 6-6, 7-7, 8-8 गुना इजाफा किया गया ना जी। यानी जो बंदा 1 लाख रुपए ले रहा था उसकी सैलरी 6 लाख रुपए कर दी। 850% तक भी इजाफा हुआ डॉक्टर साहब जी। तो ऐसा कोई दुनिया में ना मतलब मॉडल एग्जिस्ट करता नहीं है। देखिए हम लोगों ने भी, आप भी एक इदारे में, मतलब आप उनको इदारे को सर्व कर रहे हैं, आपका भी कोई स्केल अप करने का कोई फार्मूला होगा ना जी। इनका कोई फार्मूला नहीं है। अब जनाब हुआ ये है कि वो पैसे कहीं से तो पूरे करने थे, और आखिर में रह सके बचता कौन है? आप और मैं और वो बेचारे लोग जो आपके सामने अभी टेलीविजन की स्क्रीन पे अपना रोना रो रहे थे। मैंने एक दफा पहले भी कहा था गालिबन आपके प्रोग्राम में या कहीं और, कि मैंने कहा कि जी कोई हमें ये जस्टिफिकेशन दे दे ना। देखिए मैं एक चीज है जिसकी टेक्निक को मैं समझता हूँ, जिसकी टेक्नोलॉजी को मैं समझता हूँ, जिसके मैं यूजेज को समझता हूँ, मुझे ये फार्मूला बता दें स्क्रीन पे, या वो लोग जिन तक आपकी एक्सेस है वो हमें ये बता दें कि जनाब आपने क्यों एक चीज जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब या तो यूं हो ना कि आपने जनाब गैस के दरिया बहा दिए हो और नदियां बह रही हो गैस की, और हम जनाब कहें कि जी ठीक है अब आप एक चीज अवेलेबल है, कमोडिटी अवेलेबल है, तो डिमांड सप्लाई का भी तो कोई फार्मूला होता है ना। इनके पास ना कोई डिमांड सप्लाई का फार्मूला है, ना उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। देखिए इस तरह ना स्टेट्स जो हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूंगा, अल्लाह करे कि इनके दिल में उतर जाए हमारी बात, और शायद ये हमें वो देख रहे हो वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, कि कभी भी कोई जस्टिफिकेशन के बगैर अगर आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे वो फॉल बैक करेगा। और आप ये जो लोग हैं ना, इनकी आवाजों को ये मत समझें कि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये कैमरे लेकर उनकी आवाज हमने आप तक पहुंचाई है। ज़बान खल्क को निकारा खुदा जानो, ये तारीख ने हमें बताया है, ये तारीख ने बताया है। जब आप आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं, जब आप एक आम आदमी की आवाज नहीं सुनते, तो बड़ी बड़ी सल्तनतें उलट जाया करती हैं। इसलिए खुदारा कोई टेक्निकल, इमरान माहम मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बता दूं कि कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। अगर है, मैं आपके चैनल पे आके मैं इस बात पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ये हमें जस्टिफाई कर दे डिमांड सप्लाई के फार्मूले के तहत कि जी हम इतनी आपके सार्फिन को गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं फिर क्या फिर ये हम कह सकते हैं कोई एनर्जी क्राइसिस इस मुल्क में नहीं है, लेकिन क्राइसिस क्रिएट करके फिर कीमतें बढ़ाई जाती हैं, उसके लिए जवाब मिल जाता है उनको? एग्जैक्टली क्राइसिस क्रिएट किया जाता है ताकि इनको दबा के रखो, इन लोगों को उठने ना दो। ये अगर उठेंगे, ये सोचेंगे तो हमारी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी, और हमारी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विद दिस कंट्री। बस सही, तो हुकूमत के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस इक़दाम की। डॉक्टर शुएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आपके वक्त का। और अवाम जो है इसमें पिसते हैं, हुकूमत के पास तो ये जवाब होता ही है कि जी पीछे से एनर्जी इस तरह से नहीं है, गैस नहीं आ रही, लेकिन अवाम पिसते हैं। अवाम का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये वोट लेकर आते हैं। और जैसे कि शुएब साहब ने कहा कि अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हमारा प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि अवाम की आवाज़ को आने वाला तक पहुँचाया जाए। इस चैनल का मकसद भी है कि अवाम की आवाज़ को उठाया जाए। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। आप हमारे साथ प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और बांग्लादेश की नई खारजा पॉलिसी भारत के लिए अब एक नया चैलेंज बन गई है। भारत बांग्लादेश की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुतअद्दिद खुफिया हरबे इस्तेमाल कर रहा है। भारत में बांग्लादेशी कौंसलेट पर हमले के बायस बांग्लादेश और भारत के सिफारती ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हो गए। जी बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, भारत का चेहरा हर फोरम पर, हर सतह पर बेनकाब हो चुका है। न बांग्लादेश से भारत के ताल्लुकात ठीक हैं और पाकिस्तान से अब अगर ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो भारत को अब क्या मसले हैं, क्या खदशात हैं? हाँ देखिए, अब बांग्लादेश को यूनुस साहब संभाल सकते हैं क्योंकि उनकी एक बैनुल अक़वामी हैसियत है और उनकी बात मगरबी ममालिक में सुनी जाएगी। मगरबी ममालिक उनकी मदद करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अभी जो तहकीकात जिसकी आप जिक्र कर रही हैं ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो इस नौइयत की है कि हसीना बेगम ने इतने पैसे लूट किए और बाहर रखे थे। ज़्यादातर बाहर रखने से मुराद के हिंदुस्तानी बैंक्स में रखे थे या हिंदुस्तानी सिक्योरिटीज़ में रखे थे। तो इस पे तहकीक करना ज़रूरी है और अगर इस तहकीक सही निकलती है तो फिर मगरबी ममालिक को जो कहते हैं कि हम एंटी करप्शन पे फोकस रखना चाहते हैं तो फिर उनको कुछ करना पड़ेगा कि हसीना को उस किस्म की वहाँ पे रेफ्यूज या रेफ्यूजी स्टेटस न मिले जो कि अभी वो चाह रही हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड में चाह रही हैं, विलायत में चाह रही हैं और अगर हुआ तो वो अमेरिका में भी चाहेंगी। ठीक है, ये आपने जो नुक्ता उठाया उसके मुताबिक तो शेख हसीना और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ 80,000 करोड़ टके करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात भी इस वक्त चल रही हैं। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा, बांग्लादेश की जो नई ये फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट जो आपको नज़र आया है इसके क्या असरात देख रहे हैं आप ख़ित्ते में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, बांग्लादेश का जो सिचुएशन है उसमें बांग्लादेश की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बगैर हिंदुस्तान के लिए बहुत दिक्कत पेश आएगी क्योंकि हिंदुस्तान के कुछ हिस्से हैं जिससे मिलाने के लिए वो बांग्लादेश की टेरिटरी इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। इसी तरह बांग्लादेश को जो अगर अपनी पूरी तरह से डेवलपमेंट करनी है तो हिंदुस्तान के साथ उनका ताउन करना पड़ेगा। तो ये अभी इस वक्त तो मुझे लगता है कि बहुत एंटी इंडियन फीलिंग है और वो एंटी इंडियन फीलिंग बढ़ेगी। बहुत प्रो पाकिस्तान फीलिंग भी है, वो भी बढ़ेगी। लेकिन आखिर जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसको जानते हुए उनको किसी किस्म का ताउन हिंदुस्तान के साथ करना ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नजमुद्दीन शेख साहब मौजूद थे और इसमें बात भी कर रहे थे। और भारत जो है वो हम देख रहे हैं इस खित्ते में इस वक्त सिफारती तौर पर इस वक्त तनहा नज़र आ रहा है। वो बांग्लादेश का मामला हो, वो इसके अलावा अफ़गानिस्तान का मामला हो, उसमें भी उनको काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान से और ईरान से जो उनके ताल्लुकात हैं वो तो सबके सामने हैं ही, चाइना के साथ भी ख़ास तौर पर। बहरहाल आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप हमारे साथ वेलकम बैक इन प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं जी। कराची के इलाके सऊदाबाद में मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं ने घर की दहलीज पर मियां बीवी को लूट लिया। डकैती की सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मियां बीवी मासूम बच्चे के हमरा मोटरसाइकिल पर घर की तरफ जा रहे थे कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुसल्लह डाकुओं ने मियां बीवी का पीछा किया और उन्हें उनके घर की दहलीज पर घेर लिया और उन्हें लूट लिया। डाकू खातून के शोहर से मोबाइल फ़ोन, खातून के हाथों से सोने की अंगूठियाँ, चूड़ियाँ और दीगर जेवरात लूट कर आसानी से फरार हो गए और सऊदाबाद थाने में मुतासरा मियाँ बीवी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये तो एक मामला था। दूसरा मामला यही है कि
पुलिस ने डाकुओं को रोक लिया और जब उसने ये कहा कि मैं अपने हथियार भी छोड़ दिए और उसने हाथ ऐसे कर लिए तो उसने पुलिस वाले ने उस पर गोली भी चला दी। तो ये क्या मामला था, इन वाक़यात पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। अब आसिफ, ये दोनों वाक़यात से मुताल्लिक क्या तहकीकात हुई हैं, पुलिस का क्या बताना है और अब क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी एसएसपी ने रब्ता किया था। ये जो पुलिस मुकाबला है जिसमें ये मुलजिम ने जो हाथ भी उठा रहा था और अपने हथियार भी फेंक चुके थे, तो उसके जवाब में उन्होंने हमें इस मुलजिम के जो हलाक हुआ है, इसका नाम मुनीर सामने आया था, इसके मुकदमात की उन्होंने एक लिस्ट भेजी थी और इसके खिलाफ जौहर, गुलबर्ग और शाहरा नूरजहां थाने में उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ मुकदमात पहले से दर्ज थे और ये डकैती की वारदातों में भी मसरूफ था। इसके दो साथी हैं, मुजफ्फर चांडी और नादिर अली, ये भी इससे पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके खिलाफ भी मुख्तलिफ थानों में ये चोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम के मुकदमात दर्ज हैं। लेकिन पुलिस का अमूमन देखने में ये आता है कि जब मुलजिम ने हथियार फेंक दिया था उसके बावजूद भी पुलिस एहलकारों ने उसको गोली मारी है और उसके बाद उसको उन्होंने लातों से भी मारते रहे वहाँ पर और वो जख्मी हालत में पड़ा रहा। तो इस दौरान पुलिस ने उसको अस्पताल पहुँचाने की भी कोशिश नहीं की गई है, फुटेज में भी देखा जा सकता है। और जिसके अलावा एक दूसरी वीडियो भी है जो पुलिस एहलकारों ने खुद बनाई है अपनी, उसमें भी यही देखा जा सकता है कि वो उसको लातों से मार भी रहे हैं। इस केस में मुकदमा दर्ज हुआ है और एहलकार को कोई गिरफ्तार किया गया, कोई तफ्तीश का अमल शुरू हुआ है? नहीं, इस पे पुलिस एहलकारों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पुलिस का तो ये कहना है कि उन्होंने जराइम पेशा को पुलिस मुकाबले में अदा किया है और इसमें पुलिस की कोई उन्होंने गफलत नहीं बताई है। तो मुकदमा सिर्फ वो दर्ज हुआ है जो पुलिस मुकाबले का हुआ था जिसमें मुलजिम मारा गया था। उस पर कोई बाज़ाब्ता उन्होंने हमारी जो कराची पुलिस के तर्जुमान है उनसे भी बात की, उन्होंने कहा था कि अभी इसकी मजीद कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं, उसके बाद जब तक कोई आएंगी चीज़ें तो उसके बाद फिर कोई तहकीकात का या कोई इंक्वायरी का फैसला हो सकेगा। लेकिन अभी तक तो इस वक्त तक तो कोई इस तरह की बात नहीं है कि हम देख रहे हैं कि एक अरसे से कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और अब भी ये दो वाक़यात हैं वो भी हमने देख लिए। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, किस तरह से इसमें कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, पुलिस से जब हमारी बात उसके भी कुछ दिन कबल हमारी एडिशनल आईजी कराची से एक इवेंट में बात हुई थी तो हमने स्ट्रीट क्राइम पे उनसे बात की थी कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है स्ट्रीट क्राइम के जो मामला हैं, क्योंकि जो स्ट्रीट क्राइम वाले मुल्ज़िमान होते हैं वो तो शहरी को गोली मारने से बिल्कुल भी नहीं चूकते, तो वो तो एक मोबाइल की खातिर ही किसी भी शहरी की जान जो है वो दे देते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब भी हमारे काम से बात होती है कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जो है वारदातें कम हुई हैं स्ट्रीट क्राइम। अच्छा, ये कोई ऐसा जवाब नहीं होता क्योंकि उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए या मुल्ज़िमान के खिलाफ ठीक है क्या कि हम इस स्ट्रीट क्राइम्स की कमी लाने के लिए इक़दाम करें। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली सैयद। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।